छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यावसायिक शिक्षक आपका। और इसमें मैंने कुछ संभावित प्रश्न आपको 2021 के लिए जो यूपी बोर्ड में आने वाले हैं अपने तरफ से मैं दे रहा हूँ। ये करीब पूरा पेपर 1 का जो ध्वनि तरंग का सिद्धांत है, इसमें पूर्णांक 60 नंबर का होता है और 20 नंबर पास है। और 3.25 घंटे मिलते हैं, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे करने के लिए। तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन, वैसे 1 नंबर का भी 2 नंबर का भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आएगा। तो जैसे कि एक उदाहरण के पे हमने ले लिया है कि यांत्रिक तरंग का संचरण होता है, तो 2 माध्यम में होता है, प्रत्यास्था में होता है, जड़त्व में होता है। तो अब इसको थोड़ा आप 2 नंबर में भी लिख सकते हैं। एक पूछ सकता है ऐसे कि होता है 2 माध्यम में, 1 माध्यम में, 3 माध्यम में, 4 माध्यम में, तो ऐसे भी हो सकता है। तो आप 2 नंबर में भी, 1 नंबर में भी ले सकते हैं इसको। इसी में यांत्रिक तरंग होती है। इनके प्रकार अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ होते हैं। 2 प्रकार की तरंगे होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे जब आप तालाब में कंकड़ फेंक दीजिए तो उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंग जो है, स्प्रिंग में आप जब स्प्रिंग खींचते हैं तो उसमें कहीं कम या ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर उत्पन्न होती है। तरंग चाल का सूत्र क्या है? तो v = L v वेग है, n आवृत्ति हर्ट्ज में है, ये लैम्डा जो है तरंग की एक साइकिल की जो बीच की दूरी होती है उसे कहते हैं। ये मीटर में होता है, ये हर्ट्ज में होता है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। उसी तरह से न्यूटन ने जो साहब ने पहले तरंग का चाल का सूत्र दिया, तो v = करनी में p प्रेशर बटा d लेके हवा का दिया, जिसमें p दाब था, d घनत्व थी हवा की, तो 280 मीटर पर सेकंड आया, जबकि 332 होना चाहिए। तो इसी को लाप्लास साहब ने संशोधन करके एक कर्णिम में 1.41 एक नियतांक दे दिया, जिसके गुणा कर देने से ये 332 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसी तरह से अगर आप और देखें, मैं पेज में इसको दे दूंगा आपको। ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है किसका? दाब का तो नहीं पड़ता है, लेकिन ताप का समानुपाती होता है। तो इसी तरह से वायु की अपेक्षा जो है शुष्क वायु में ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है। और जल तरंग में अनुदैर्ध्य और स्प्रिंग में अनुप्रस्थ होती है। गैस में अनुप्रस्थ तरंग नहीं हो सकती है। यांत्रिक तरंग एक विक्षोभ है जो कि अपना रूप बिना रूप बदले आगे बढ़ता है। जैसे आप कार्क रख दें, मछुआरे रखते हैं ना आप जाल में कार्क लगा के, तो वो हिलता रहता है, तो विक्षोभ होता है, वो आगे नहीं बढ़ता, वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है। प्रगामी तरंग जो है विक्षोभ, इसी को हम प्रगामी तरंग कहते हैं, विक्षोभ के कारण ये उत्पन्न होती है। इसे हम इस घटना को या इसे प्रगामी तरंग धारा या समतल प्रगामी तरंग भी कह सकते हैं आप। प्रगामी तरंग का समीकरण देखिए, y जो है a आयाम है, sin 2π करनी में t बटा T माइनस x/λ। और तरंग की तीव्रता का जो अगर आप सूत्र दें तो I बराबर a² आयाम के आवृत्ति के स्क्वायर के बराबर होती है। सॉरी, यहाँ मैंने a लिख दिया। और a के बीच समानुपाती होती है ये आवृत्ति, मतलब ये a भी का आयाम कहिए इसको, आयाम थोड़ी गलती हो गई, आयाम के वर्ग के उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होती है। तो इस पर सूत्र भी आता है। तो तरंग की तीव्रता का आप सूत्र लिखिए, तो ये जरूर अक्सर पूछ देता है 2π² n² a², और ये रो इसे हम कहते हैं घनत्व, और v आपका जो है वेग है। तो ये पेज में मैं देता हूँ। जैसे आयाम का अनुपात 2 संबंधित 3 है, तो I तीव्रता का क्या होगा? तो a आयाम के वर्ग के अनुपाती है, तो 2 इसका भी वर्ग कर दीजिए, इसका भी वर्ग कर दीजिए, 4 संबंधित 9 हो जाएगा। तो 4 संबंधित 9 हो जाएगा, तो ये तीव्रता, इस पर सूत्र भी हो जाता है। इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए, अगर तीव्रता का अनुपात दे दिया है 1 संबंधित 16, तो आयाम का क्या होगा? तो ये करड़ी में चला जाएगा, तो 1 का 1 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा। और हाइगेंस का सिद्धांत 1968 में इन्होंने प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया था, माध्यम ईथर था। और हाइगेंस का सिद्धांत द्वितीयक तरंग सिद्धांत भी इसे कहते हैं। जब तरंग के सभी कण एक कला में कंपन करते हैं तो उसे तरंगाग्र कहते हैं। हाइगेंस ने प्रकाश के परावर्तन के नियम की भी व्याख्या की, जिसे दूसरा नियम भी कहते हैं, मतलब आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण, तो sin I बटा sin R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और sin R v1/v2 को हम स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। तरंगों का अध्यारोपण 3 प्रकार का होता है, व्यतिकरण, विवर्तन, विस्पंद।
तो व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण दो तरंगे अगर एक ही आवृत्ति की एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनकी परिणामी तीव्रता कुछ पर कम और कुछ पर ज़्यादा होती है, तो इस घटना को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और इसके लिए शर्त ये है कि पाई समगुणक हो और लैम्डा का पूर्ण गुणक हो। और उसी तरह से विनाशी अगर आप कह लीजिए तो विनाशी में तीव्रता का योग होता है I1 I2 I3 अनंत तक होता है। इसकी भी शर्त होती है तरंग विपरीत कला में हो या λ/2 के विषम गुणक हो। तो ये 2 नंबर 1 नंबर में आते हैं। प्रकाश तरंग का व्यतिकरण क्या है? तो समान आवृत्ति का आयाम अगर दो तरंगे विभिन्न बिंदुओं पर कुछ पर न्यूनतम तथा कुछ पर अंधेरा जैसे शून्य दिखाई देता है तो कुछ पर अधिकतम होता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई जो है किसे कहते हैं? तो W = d/λ/d। d दूरी है, तरंग दैर्घ्य है, लैम्डा आपका दो फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई W इसे आप कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें क्या होती हैं? तो दो प्रकाश स्रोत कलाबद्ध हों और दूसरा आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य बराबर हों और दोनों तरंग एक दिशा में चल रही हों। तो ये देखिए आयाम का और आवृत्ति का सूत्र भी A1/A2 इस तरह का सूत्र भी है, इस पर सवाल हो जाता है। व्यतिकरण घटना के केवल तरंगों में होती है, कारण कलांतर होता है और लेसर सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश देता है। आप देखे होंगे बाजार मेला में खरीदे होंगे। तरंगों में ऊर्जा विनाशी से होकर समपोषी स्थान पर जाती है। तरंग जब एक छिद्र से गुजरती है तो आंशिक रूप से मुड़ जाती है, एक छिद्र से गुजरेगी तो आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इसी घटना को हम विवर्तन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, फ्रेजनल और फ्राउनहोफर विवर्तन। तो फ्रेजनल के प्रकाश स्रोत और छिद्र की दूरी सीमित होती है जबकि फ्राउनहोफर में दूरी अनंत होती है। व्यतिकरण विवर्तन में मुख्य अंतर क्या है? तो तीव्रता शून्य अधिक होती है व्यतिकरण में और जबकि विवर्तन में शून्य नहीं होती है। फ्रिंज की तीव्रता समान होती है, इसकी घटती है। विवर्तन तरंग गति के लक्षण है। किसी अवरोध की ओर प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। विवर्तन में अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ दोनों तरंगें होती हैं। तरंग की ज्यामितीय छाया में मुड़ना विवर्तन कहलाएगा। तरंग के उतार चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। और आप आवाज़ को सुनते जाएं, पेज हम आपको दे देंगे। तो विस्पंद का अनुप्रयोग अगर आप देखें तो ये बाजाओं कई बाजा एक साथ बजते हैं तो उनको एक सुर में मिलाने में, बारात वगैरह में देखा होगा आपने, तो वहाँ पर विस्पंद का प्रयोग होता है और आवृत्ति ज्ञात करने में भी होता है। अंतर अगर विस्पंद व्यतिकरण में देखें तो इसका कालांतर बदलता है, इसका स्थिर रहता है और समय परिवर्तन के साथ उतार चढ़ाव इसमें सुनाई देता है विस्पंद में, और व्यतिकरण में न्यूनतम सुनाई देता है। इसके बाद अगर आप देखें तो निश्चित परिसीमन वाला माध्यम, जिसका परिसीमन निश्चित है, उसे बद्ध माध्यम कहलाता है और ये कोमल, दो प्रकार का, कोमल और कठोर होता है। अप्रगामी तरंग में आप बद्ध माध्यम में जब दो अप्रगामी तरंग उसे कहेंगे जब बद्ध माध्यम में दो अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग एक चाल से चलती हैं और विपरीत दिशा में चलती हैं, और जब उनका अध्यारोपण होता है तो जो नई तरंग मिलती है उसे हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। इसकी विशेषता होती है कि तरंग माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि एक स्थान पर फैलती सिकुड़ती है। किसी क्षण विस्पंद दोनों ओर से उनका कालांतर 180 अंश का होता है। अगर अप्रगामी में तुलना करें तो ये तरंग किसी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न की जा सकती हैं और प्रगामी तरंग के अध्यारोपण से उत्पन्न होती हैं। निश्चित वेग से आगे बढ़ती है आपकी प्रगामी, और अप्रगामी माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है, वो कार्क वाला आपकी स्थिति होती है तालाब में। कम आवृत्ति स्रोत का ध्वनि मूल स्वर कहलाता है। अन्य आवृत्तियों के संगत स्वर जो है अधिस्वर कहलाते हैं। जो समगुणक होते हैं वो समसन्नादी कहलाते हैं, जो विषम गुणक होते हैं विषम सन्नादी स्वर कहलाते हैं। 256 हर्ट्ज का ध्वनि स्वर जो है स्रोत आपका मूल आवृत्ति कहलाती है। तनी हुई डोरी का कंपन का सूत्र अगर चाल का निकालें तो V = कर्णी में T/m होता है। तो इस तरह के आपको छोटे छोटे सवाल हैं। और 4 नंबर के सवाल अगर आप देखें तो सचित्र वर्णन करिए स्वरमापी का प्रयोग, नियम बताइए, मिल्डी के प्रयोग बताइए, कुंडली को समझाइए, डॉपलर का प्रभाव समझाइए, इसका कोई एक व्यंजक दे दीजिए। जैसे श्रोता गतिमान है, श्रोता स्थिर है, ट्रेन में आता है तो n' आवृत्ति है n और V + V0/V। V0 का मतलब स्टार्टिंग चाल और ये अंतिम चाल।
प्रकाश में डॉपलर के प्रभाव को समझाएं, डॉपलर के प्रभाव के अनुप्रयोग बताएं, विश्व प्रसार सिद्धांत में टिप्पणी दें, बिग बैंग के सिद्धांत को समझाएं, प्रकाश का विवर्तन समझाएं और आग का वर्गीकरण कैसे होता है, तेल से, लकड़ी से, कई तरह से आग आपकी जलती है और अर्थिंग क्या होती है इसको थोड़ा समझा दें। तो ये दोस्तों हमारा पहला पेपर है और इसका मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं धीरे धीरे देता जा रहा हूँ, फिर दूसरा कल दूंगा, तीसरा परसों, ऐसे करके देख के समझ के, ताकि आप इसमें कहीं आपको दिक्कत ना आए। और ज़रूर लिखिएगा क्योंकि मैंने इस पर वीडियो भी आपको दे रखे हैं, तो सुन के भी आप देख सकते हैं। और 1 नंबर 2 नंबर वाले तो मैंने लगभग आपको 50 क्वेश्चन दिए ही हैं, तो इसमें ज़रूर आएंगे आपके क्वेश्चन, फंसने चाहिए जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है। तो मेनी थैंक्स छात्रों। वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता। कल आपके लिए हम आपका दूसरा, कल कौन सी तारीख है? 4 तारीख, 4 में। मेनी थैंक्स छात्रों।